नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। वैज्ञानिकों ने चावल में उर्वरक नाइट्रोजन उपयोग दक्षता यानी NUE में सुधार के लिए जीन की पहचान की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट का विकास करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर लंबित चुनावी सुधारों का आग्रह किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने LGBTQIA+ समुदाय के विरुद्ध पूर्वाग्रह समाप्त करने के लिए निर्देश जारी किए। और अब खबरें विस्तार से। वैज्ञानिकों ने चावल में उर्वरक नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार के लिए जीन की पहचान की है। भारतीय शोधकर्ताओं ने कुछ उच्च प्राथमिकता वाले लक्षित जीनों का चयन किया है जो चावल में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता यानी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी में सुधार करने की क्षमता से परिपूर्ण है। NUE अनुप्रयुक्त नाइट्रोजन का वो अंश है जिसे पौधे द्वारा अवशोषित और उपयोग किया जाता है। ये अधिक संख्या और कम अपव्यय को दर्शाती है। पौधों को वृद्धि, विकास और उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को नाइट्रोजन उर्वरकों या मृदा के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि वे पर्यावरण में उपलब्ध नाइट्रोजन का प्रत्यक्ष तौर पर उपयोग नहीं कर सकते। खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, जई और राई के लिए नाइट्रोजन उपयोग दक्षता 33% जितनी कम है। देश में नाइट्रोजन उर्वरकों की कुल खपत के 69% से अधिक के लिए खाद्यान्न फसलें उत्तरदायी हैं। इन फसलों में चावल 37% पर सबसे ऊपर है, उसके बाद गेहूं है जिसकी नाइट्रोजन उपयोग दक्षता 24% है। अब आपको बताते हैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की आवश्यकता क्यों है। इससे नाइट्रोजन उत्सर्जन में कमी होती है। भारत में कृषि से 70% नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन होता है। इसमें 77% उपयोग उर्वरकों का है जिनमें अधिकतर यूरिया है। इसके अलावा ये निक्षालन को कम करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में निक्षालन प्रक्रिया कहां-कहां होती है। फसलें सामान्य तौर पर नाइट्रोजन उर्वरक का केवल 30% ही उपयोग करती हैं और शेष भाग वर्षा और सिंचाई के माध्यम से पर्यावरण में विलीन हो जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी के आर्थिक लाभ भी हैं क्योंकि इससे उर्वरक सब्सिडी पर बचत होती है। उच्च NUE से उत्पादन की लागत में भी कमी होगी। अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट का विकास करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ये प्रधानमंत्री ई विद्या 2020 नाम की एक व्यापक पहल पर आधारित है। इसका उद्देश्य डिजिटल या ऑनलाइन या ऑन एयर शिक्षा के संबंध में किए जा रहे सभी प्रयासों को एकीकृत करना था। इन दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि इनके तहत दिव्यांग बच्चों के लिए ई सामग्री का विकास 4 सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, जैसे ये सामग्री समझने योग्य, परिचालन योग्य, समझ में आने योग्य और सुदृढ़ता पूर्ण होनी चाहिए। ई सामग्री को अभिगम्यता मानकों यानी लर्निंग स्टैंडर्ड्स 2.0 और अंतर्राष्ट्रीय WCAG यानी वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस 2.1, EPUB और डेजी का पालन करना चाहिए। इसके तहत कई प्लेटफॉर्मों जैसे वितरण के लिए दीक्षा और ई पाठशाला को तकनीकी मानकों का पालन करना चाहिए। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकों को कई प्रारूपों जैसे पाठ, श्रव्य, दृश्य, वीडियो और सांकेतिक भाषा आदि पर आधारित सुगम्य डिजिटल पाठ्य पुस्तकों में रूपांतरित किया जा सकता है। सुगम्य डिजिटल पाठ्य पुस्तकों को दिव्यांग बच्चों को अपनी सामग्री या अभ्यास के प्रति कई तरीकों से अनुक्रिया करने के लिए लचीलापन प्रदान करना चाहिए। इन दिशा निर्देशों का काफी महत्व है क्योंकि दिव्यांग बच्चों के वंचित होने का एक कारण सुलभ सामग्री का अभाव है। ये दिशा निर्देश इस कमी का निवारण करने में मदद करेंगे। भारत में दिव्यांग जनों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जैसे दिव्यांग जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, UNCRPD 2006 की अभिपुष्टि, सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक सुगम्यता पर राष्ट्रीय नीति 2013, सुगम्य भारत अभियान 2015, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगता को शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक रोग या विकार, चिरकालिक स्नायु विषयक स्थितियां, रक्त विकार, एकाधिक निशक्तता आदि के रूप में परिभाषित करता है। 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा आरंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य जिला प्रशासन को कोविड रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में मदद करना है जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले हैं। ये अभियान आकांक्षी जिला सहभागिता का हिस्सा है। इसमें स्थानीय नेतृत्व, नागरिक समाज और स्वयंसेवक आकांक्षी जिला कार्यक्रम के ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में उभरती समस्याओं का समाधान करने
के लिए जिला प्रशासन के साथ कार्य करते हैं। आकांक्षी जिलों का सुधार कार्यक्रम 26 राज्यों के 112 जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में तीव्रता से सुधार करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल है। ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले की क्षमताओं पर केंद्रित है। ये तत्काल सुधार के लिए आसानी से प्रवर्तनीय उपायों की पहचान करता है और जिलों द्वारा की गई प्रगति का रैंक के माध्यम से मापन करता है। ये मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा संचालित है। कार्यक्रम की 5 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में 49 संकेतकों द्वारा निगरानी की जाती है, जिनमें स्वास्थ्य एवं पोषण तथा शिक्षा को 30-30%, कृषि और जल संसाधन को 20%, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास को 10% और आधारभूत अवसंरचना को 10% भारांश दिया जाता है। इस कार्यक्रम के 3 मुख्य सिद्धांत हैं: केंद्र और राज्य की योजनाओं का अभिसरण, जिला टीमों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों एवं नागरिकों के बीच सहयोग तथा जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा। मद्रास उच्च न्यायालय ने LGBTQIA+ समुदाय के विरुद्ध पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य LGBTQIA यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वायर या क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स या एसेक्सुअल या एलाय समुदाय को उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना है। इन दिशा निर्देशों में शामिल हैं LGBTQIA+ लोगों के लैंगिक अभिविन्यास को सही करने या परिवर्तित करने के प्रयासों पर प्रतिबंध आरोपित किए जाएं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय LGBTQIA+ समुदाय के समक्ष आने वाले मुद्दों से निपटने में विशेषज्ञता हासिल करने वाले गैर सरकारी संगठनों की सूची प्रकाशित करेगा। LGBTQIA+ समुदाय को समझने के लिए, छात्रों को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। माता पिता को संवेदनशील बनाने के लिए विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ का उपयोग किया जाए। समावेशिता के लिए भर्ती नीतियों में परिवर्तन और शिकायतों के मामले में सहायता प्रदान करना आदि। आइए अब आपको बताते हैं भारत में LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार वार। इसमें उच्च न्यायालय ने ये तर्क दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 यानी समलैंगिकता का अपराधीकरण अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत निहित अधिकारों का उल्लंघन करती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग का दर्जा प्रदान किया। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 377 असंवैधानिक है। उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 यानी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण का प्रावधान करता है। अगली खबर निर्वाचन आयोग से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर लंबित चुनावी सुधारों का आग्रह किया। इनमें प्रस्तावित सुधारों के तहत शामिल हैं कि वे अल्पवयस्क जो 18 वर्ष के होने वाले हैं, उन्हें मतदाताओं के रूप में 1 वर्ष से अधिक बार पंजीकरण करवाने में सक्षम बनाना चाहिए। वर्तमान में मतदाता बनने के लिए आवेदन करने की पात्रता के अंतर्गत 18 वर्ष का होने की आयु 1 जनवरी निर्धारित की गई है, यानी वो जो 1 जनवरी को 18 वर्ष का हो गया है या हो गई है। अपने चुनावी शपथ पत्र में मिथ्या विवरण प्रदान करने वालों के लिए कारावास की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाना। वर्तमान में ये 6 महीने है। ये व्यक्तियों को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देगा। साइलेंस पीरियड यानी मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले के दौरान प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध। वर्तमान में केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही प्रतिबंधित है। पेड न्यूज को चुनावी अपराध घोषित करना। डुप्लीकेशन को समाप्त करने के लिए आधार संख्या को मतदाता सूची से लिंक करना और लोगों के लिए मूल निर्वाचन क्षेत्र से अन्य निर्वाचन क्षेत्र में प्रवास करने पर उनके मत स्थानांतरण को सुगम बनाना। हालांकि इसके समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे इन प्रस्तावों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय ने मतदाता पहचान पत्र संख्या को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इसके अलावा दोष सिद्धि दर का कम होना और पेड न्यूज को परिभाषित करना एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि इसमें आगे की राह ये है कि पारदर्शी चुनावी वित्त पोषण होना चाहिए, एक कोलिजियम द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए और CEC की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए।
आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। विशेष पर्यवेक्षी और विनियामक संवर्ग SSRC यानी स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी कैडर, SSRC को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावी निगरानी करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। ये कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं जैसे ICICI बैंक धोखाधड़ी, IL&FS द्वारा चूक आदि की विफलताओं की एक श्रृंखला के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित किया गया था। RBI के पास वर्तमान में वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए एक बोर्ड है। इसमें केंद्रीय बोर्ड के 4 निदेशक सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करता है। RBI का डिप्टी गवर्नर पदेन सदस्य होता है। प्रभावी प्रबंध का स्थान, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पोएम। कोविड के बाद हाई नेटवर्क इंडिविजुअल यानी HNI व्यक्तियों द्वारा व्यवसायिक और पारिवारिक वर्धित पलायन के साथ पोएम का उल्लंघन करने का जोखिम बढ़ गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के अंतर्गत प्रभावी प्रबंधन का स्थान यानी पोएम एक ऐसा स्थान है जहां किसी एंटिटी के संपूर्ण कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक विनिश्चय सारवान रूप से किए जाते हैं। इसे वर्ष 2017-18 में भारत में रेजिडेंट स्थिति और इससे आरोपित होने वाले कर से बचने के लिए किया जाता है। ये भारत के बाहर नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित या अलग अलग मामलों को कृत्रिम तौर पर स्थानांतरित करके भारतीय कर प्राधिकारियों के दायरे को सीमित करके उन पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। आपको बता दें कि किसी भी कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस को निर्धारित करने के लिए पोएम को वित्त अधिनियम 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वार्ली साइमंड्स विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एकमात्र भारतीय संस्थान है जिन्होंने विश्व स्तर पर टॉप 200 में स्थान प्राप्त किया है। विश्व स्तर पर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जबकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने तीसरा स्थान साझा किया है। QS रैंकिंग को संकलित करने के लिए 6 संकेतकों का उपयोग करता है। इनमें शामिल है शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, प्रति संकाय साइटेशन, संकाय छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात। दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कम लागत वाली चार्जिंग प्रणाली। नई चार्जिंग प्रणाली को किफायती कीमत पर लगभग कहीं भी स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और उद्योग और अनुसंधान समूहों के नेतृत्व में पहल के तहत विकसित किया गया है। देश में वाहनों की बिक्री में दोपहिया और तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 80% है और ये वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है। चार्जिंग स्टेशन की सीमित उपलब्धता इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने की संभावना को सीमित करती है। सामग्री वितरण नेटवर्क CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित CDN प्रदाता फास्टली में एक गड़बड़ी को वैश्विक आउटेज के पीछे का कारण माना गया, जिसने दुनिया भर में सोशल मीडिया, सरकार और समाचार वेबसाइटों को प्रभावित किया। CDN सर्वरों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह को संदर्भित करता है जो इंटरनेट सामग्री का तेजी से वितरण करने के लिए मिलकर काम करते हैं। आज दुनिया भर में अधिकांश वेब ट्रैफिक CDN के माध्यम से संचालित होता है। इसके अलावा कंपनियां अपनी साइटों को ट्रैफिक में आकस्मिक वृद्धि, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आदि से बचाने के लिए इन CDN पर निर्भर होती हैं। कार्बन नैनो ट्यूब। MIT के इंजीनियरों ने छोटे कार्बन कणों का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न की जो एक कार्बनिक विलायक के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें वे तैर रहे होते हैं। ये कण टेफ्लॉन जैसे बहुलक के साथ लेपित महीन CNT से बने होते हैं। CNT बेलनाकार अणु होते हैं जिनमें एकल परत कार्बन परमाणुओं यानी ग्राफीन की वेलित चादरें होती हैं। ये अति उच्च शक्ति और कम वजन वाले पदार्थ हैं जिनमें अत्यधिक प्रवाहकीय विद्युत और तापीय गुण होते हैं। अल्जाइमर रोग। हाल ही में US फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन US FDA ने एडुकानुमाब नाम की एक दवा को मंजूरी दी है जो अल्जाइमर रोग को धीमा करती है। अल्जाइमर डिमेंशिया नामक एक छत्र रोग का सबसे आम प्रकार है। इसमें संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली यानी कॉग्निटिव फंक्शंस की क्षति होती है। इस रोग में मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स की उम्र तीव्र गति से बढ़ती है जो स्मृति के भंडारण और प्रसंस्करण से संबंधित है। विस्मृति यानी फॉरगेटफुलनेस और स्मृति समस्याएं, भ्रम आदि कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अल्जाइमर 60 साल से ऊपर के 27 भारतीयों में से एक को प्रभावित करता है। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, कोविड नियमों का पालन करिए, मास्क लगाइए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीका अवश्य लगवाइए। इसके साथ ही विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।